नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, हम उस पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का जो रैंक रहा है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत में किस तरीके से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और द्रविड़ मॉडल के तहत किस तरीके से सामाजिक न्याय को बढ़ाया गया है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एक्सप्लेनर आया जिसका शीर्षक है इंडियन इंटरेस्ट एट द डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, उसका आयोजन अभी तुरंत हुआ है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस साल यह जो सम्मेलन है वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। और यहाँ पर यह जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वह हर 2 साल में एक बार होता है। और इसी सम्मेलन में जो भी बड़े फैसले जाते हैं व्यापार को लेकर के, वह यहाँ पर पूरे किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, वहाँ पर जो निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जहां पर बहुपक्षीय व्यापार को लेकर के समझौते संपन्न किए जाते हैं। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूटीओ में जो सभी निर्णय हैं वह सामूहिक रूप से, और उसकी जितनी भी परिषदें हैं, समितियां हैं, उनके सभी सदस्यों के बीच आम सहमति के माध्यम से किए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनेवा में जो अभी मंत्री स्तरीय सम्मेलन खत्म हुआ है 17 जून को, उसमें जो समझौते किए गए हैं उन्हें जो है सामूहिक रूप से जिनेवा पैकेज का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो अवैध मछली पकड़ने का जो मामला है उस पर सब्सिडी जाता है, उसको लेकर के कुछ समझौते हुए हैं। कोविड-19 के टीकों का उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर समझौते हुए हैं, किस तरीके से उसमें पेटेंट में छूट दी जाए, उस पर जो है सभी देशों के बीच में आम सहमति बनी है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सम्मेलन हुआ है उसमें इस बात पर जो है सभी देश सहमत थे कि जो कोविड-19 वैक्सीन का जो उत्पादन है उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। खास करके जो गरीब देश है, जहां पर अभी भी कोविड-19 वैक्सीन बहुत लोगों को नहीं दिया गया है, इसीलिए यहां पर यह समझौता किया गया कि जो वैक्सीन इक्वलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पेटेंट नियमों में ढील दिया जाए। इसी तरीके से खास सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया। यहाँ पर भारत का ये कहना था कि अपने घरेलू खास सुरक्षा को देखते हुए अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत जो है जो जरूरी सामान है उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह उसका अधिकार है। और इन्हीं मुद्दों पर जो है आम सहमति नहीं बन पाने के कारण जो खास सुरक्षा है उसको लेकर के कोई भी सहमति नहीं बन पाया, कोई भी एग्रीमेंट जो है यहाँ पर नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ पर यह जरूर कहा गया कि विश्व के जो गरीब देश हैं, जहाँ पर खाद्यान्न की कमी है, उनके लिए जो है सार्वजनिक रूप से मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी सफलता हुई है वो हुई है जो अनियमित मछली पकड़ने का जो मामला है और उनको सब्सिडी देने का जो मामला है, उस पर जो है यहाँ पर समझौता हुआ है। यहाँ पर देशों के बीच में ये समझौता हुआ है कि जिस तरीके से अंधाधुंध मछली को पकड़ा जा रहा है उसे जो है डिस्करेज करने की आवश्यकता है, और कुछ देशों के द्वारा जो है इसे बढ़ावा दिया जाता है। अपने अपने देश में मछुआरों को सब्सिडी दे करके उसे जो है खत्म करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते होंगे कि जो ओवर फिशिंग है, यानी कि मात्रा से ज्यादा फिशिंग करने का जो मामला है वो काफी तूल पकड़ चुका है। बहुत सारे देशों के द्वारा समुद्र में मछलियों को पकड़ा जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और
कृषि संगठन के अनुसार यहाँ पर जो मछलियों का दोहन है, जो ओवरफिशिंग है, वह 34% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितनी तेजी से मछलियां बढ़ती हैं समुद्र में, उससे ज़्यादा तेजी से हम क्या कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, जिससे कि पूरे समुद्र में जो है मछली के स्टॉक में गिरावट आई है और जिससे वैसे समुदायों को खतरा है जो अपनी आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए जलीय जीवों पर निर्भर करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो समझौता हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं या फिर जो कम विकसित देश हैं, वे अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने को लेकर के जो सब्सिडी दी जाती है उसे जो है दे सकते हैं, लेकिन जो गहरे समुद्र में ओवरफिशिंग की जा रही है उसको यहाँ पर डिस्करेज करने को लेकर के काम किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और समझौता हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को लेकर के। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो MC13 है, मतलब कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अगला होने वाला है जो कि दिसंबर 2023 में होगा, तब तक के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर जो सीमा शुल्क नहीं लगाए जाने का जो फैसला लिया गया था उसे जो है MC13 तक के लिए बढ़ाया जाने पर जो है सहमति हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो संगीत हैं, ई बुक्स हैं, फिल्में हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो गेम्स हैं, ये ऐसी सेवाएं हैं जिनकी डिलीवरी ऑनलाइन होती हैं, यानी कि फिजिकल रूप से जो है इनको डिलीवर नहीं किया जाता है और इन्हीं सभी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, आप फिल्मों को ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, आप ई बुक ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, इन पर जो है कोई भी सीमा शुल्क अभी नहीं लिया जाता और इसे जो है अभी दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाए जाने पर जो है देशों के बीच में सहमति हुआ है। तो इस तरह के समझौते जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में किए गए हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक और एडिटोरियल पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द EPI में रैंकल बट इंडिया कैन रिकास्ट पॉलिसीज, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल में ही एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें कि भारत को जो है 180 देशों में सबसे निचले रैंक पर रखा गया है। यहाँ पर EPI 2022 में यह कहा गया है कि भारत में जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने को लेकर के काम बहुत ही कम किया जा रहा है। उसका जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है उसमें सुधार की जो स्थिति है वो काफी डमाडोल है। पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा को लेकर के यहाँ पर जो मानदंड तय किए गए हैं उन्हें वह पूरा नहीं करता है और इसीलिए जो है यहाँ पर उसे सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह जो रिपोर्ट है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा तैयार किया जाता है और इसी में डेनमार्क को जो है शीर्ष स्थान मिला है। उसके द्वारा जो यहाँ पर मापदंड रखे जाते हैं उनमें 77.90 का स्कोर किया गया है, जबकि भारत का जो स्कोर है वो मात्र 18.90 का है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन, भारत, US और रूस 2050 तक जितने भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है इन 4 देशों के द्वारा, यानी कि चीन, भारत, US और रूस के द्वारा उसका 50% से अधिक उत्सर्जित किया जाएगा। तो ये बात जो है यहाँ पर इस रिपोर्ट में कही गई है। इसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम जीवाश्म ईंधन और वायु गुणवत्ता चुनौतियों की बात करें तो भारत और चीन ऐसे देश हैं जहां पर जो है आर्थिक विकास के लिए जो बिजली है वह कोयले से उत्पन्न की जाती है, यानी कि ये देश बिजली के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं। और जब बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है तो यहां पर वायु की गुणवत्ता खराब होती है। तो भारत और चीन ऐसे देश हैं जहां पर कोयले का इस्तेमाल अभी भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण भारत और चीन में जो वायु गुणवत्ता है वह बहुत ही खराब है।
आपको ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 जो है वह भारत में है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 16 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इसी तरीके से जो प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन है उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है और कहा गया है कि पूरी दुनिया में अगर हम समुद्री प्लास्टिक कचरे की बात करें तो यहाँ पर जो 2 सबसे बड़े देश हैं जिनके द्वारा सबसे ज्यादा समुद्री प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया जाता है तो वो देश हैं भारत और इंडोनेशिया। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर हम समुद्री प्लास्टिक कचरे की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी देश के द्वारा प्रति वर्ष समुद्र में जितनी मात्रा में प्लास्टिक छोड़ा जाता है उसी को आधार बनाकर के यह तय किया जाता है कि कौन सा देश कितनी मात्रा में समुद्री प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कर रहा है। और यहां पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इंडोनेशिया, भारत, यूएस, ब्राजील और थाईलैंड ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा महासागरीय प्लास्टिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यह वैश्विक समुद्री प्लास्टिक कचरे का लगभग 43% है। तो इन 5 देशों के द्वारा अकेले जो है इतनी ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है समुद्रों में, जो कि काफी गंभीर विषय है। यहां पर इस बात को समझाया गया है किस तरीके से जो दुनिया के बड़े देश हैं वहां पर जो है दिन प्रतिदिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर हम भारत की बात करें तो ये रहा येलो लाइन और यहां पर जो है भारत में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं चीन भी इसमें आगे है, लेकिन अगर हम यूरोपीय यूनियन को देखें तो उनके लगातार प्रयासों के कारण जो है वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वह जो है कम हो रहा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो रैंकिंग दिया गया है उसमें जो है 3 मेन कैटेगरी हैं। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है एनवायरमेंटल हेल्थ और तीसरा है इकोसिस्टम विटैलिटी। तो यहां पर और भी बहुत सारे जो है इसके कैटेगरीज हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। इस एडिटोरियल में इस बात की चर्चा की गई है कि भले ही भारत को यहां पर रैंकिंग पीछे दिया गया है, लेकिन अगर भारत चाहे तो वह फिर से जो है अपनी पॉलिसीज में चेंज करके जो है अपने देश के पर्यावरण को बचा सकता है। जो भारत का एक कमिटमेंट है कि वह जो है अपने देश में ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेगा, 2070 तक नेट जीरो इमिशन को प्राप्त कर लेगा, या फिर जो हमारी नीति है कि हम ज्यादा मात्रा में अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। इन सभी पॉलिसीज को थोड़ा बहुत और इन्हेंस करके बदल करके हम क्या कर सकते हैं, इस रैंकिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के यहां पर चर्चा किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है पेटी पेटेंट कैन बूस्ट R&D और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है ये। आइए देख लेते हैं कि इसमें हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि R&D के मामले में भी भारत जो है काफी पीछे है और यहां पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021 उसमें जो है भारत को 46वां स्थान मिला है। हालांकि 2015 में भारत जो है इसमें 81 रैंक पर था, जो कि 2021 में घट करके 46 रैंक पर आ गया, यानी कि भारत के द्वारा इनोवेशन को लेकर के अपने देश में काम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम जापान को देखें, चीन को देखें तो चीन यहां पर जो है 12वें स्थान पर है और जापान जो है यहां पर 13वें स्थान पर है। यानी कि अभी भी भारत को R&D को लेकर के बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है और यहां पर जो है इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है लेखकों के द्वारा कि आखिर हम किस तरीके से अपने देश में R&D को जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है जिससे यह समझ में आता है कि भारत जो है R&D के ऊपर काफी कम खर्च करता है। आप देख सकते हैं यहां पर यह बताया गया है कि भारत का जो सकल R&D व्यय है, यानी जिसे हम बोलते हैं GERD,
वह जो है जीडीपी का सिर्फ 0.7% है। कह सकते हैं कि भारत जो है आरएनडी पर जो है अपनी जीडीपी का 0.7% खर्च करता है। वहीं अगर हम विकसित देशों को देखें तो वे आरएनडी पर अपने देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% से ज्यादा खर्च करते हैं। और यहां पर यह कहा गया है कि अगर भारत भी चाहता है कि यहां पर जो कंपनियां हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो उद्योग हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ें, तो यहां पर भारत सरकार को भी अपनी जीडीपी का 2% से ज्यादा जो है आरएनडी के ऊपर खर्च करना होगा। यहां पर इस बात की भी जानकारी दी गई है कि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद जो हमारे व्यावसायिक उद्यम हैं, जो हमारे देश में कंपनियां हैं, वे जो है आरएनडी पर काफी कम खर्च करती हैं। और इससे यह पता चलता है कि जो भारतीय उद्यम हैं उनमें जो है अनुसंधान और विकास की संस्कृति नहीं है, ना ही हमारे देश के जो कंपनियां हैं उनके बीच में आरएनडी को लेकर के कोई कंपटीशन चलता है। यहां पर यह कहा गया है कि फार्मा और ऑटो सेक्टर ही ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जो कंपनियां हैं वह इनोवेटिव एक्टिविटी करती हैं, यानी कि आरएनडी पर खर्च करती हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए लगातार वे जो है अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहती हैं, डिज़ाइन को अपडेट करती रहती हैं। लेकिन जो अधिकतर भारतीय कंपनियां हैं, जो उद्यम हैं, वे जो है अनुसंधान और विकास के नाम पर काफ़ी कम खर्च करते हैं। उनके बीच में आरएनडी को लेकर के जो कंपटीशन है उसकी भावना नहीं है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम जो हैं हमेशा जो है डिज़ाइन को इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमारे देश में कंपनियों के बीच में आरएनडी को लेकर के अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो अपने आप हम ये देखेंगे कि हमारे देश की कंपनियां भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी खर्च कर रही हैं, जो कि अभी नहीं होता है। यहां पर यह कहा गया है कि जो विकसित देश हैं वे अपने अपने देश में उद्यमों के बीच में आरएनडी को बढ़ाने के लिए, उनके बीच में आरएनडी को लेकर के जो कंपटीशन होता है उसको बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सब्सिडी पर जो है अरबों डॉलर जो है खर्च करती हैं। और अभी जो भारत की नीति है उसमें यह दिखाई देता है कि वह सिर्फ और सिर्फ कर में छूट प्रदान करता है अगर कोई कंपनी अनुसंधान और विकास गतिविधियों में ज्यादा खर्च करती है तो यहां पर यह कहा गया है कि भारत सरकार को भी आरएनडी पर जो है सब्सिडी देना चाहिए, उस पर खर्च करना चाहिए, ना कि सिर्फ कर कटौती करके इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। यहां पर यह सुझाव दिया गया है लेखक के द्वारा कि भारत सरकार को यहां पर यह सुझाव दिया गया है लेखक के द्वारा कि हमें जो है अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कंपनियों को जो है वित्त पोषण देना होगा। यानी कि वैसी कंपनियां जो अपने यहां पर अनुसंधान और विकास की गतिविधियों पर खर्च करना चाहती हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं, तो यहां पर भारत सरकार उनका वित्त पोषण करे, भले ही यह जो वित्त पोषण है वह आंशिक क्यों ना हो। तो ऐसा करके भी हम अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। यहां पर पेटेंट प्रणाली को लेकर के भी चर्चा किया गया है और कहा गया है कि किसी भी देश के निवासियों के द्वारा, वहां की कंपनियों के द्वारा जितनी ज्यादा मात्रा में पेटेंट के लिए आवेदन किए जाते हैं, उससे यह पता चलता है कि उस देश में आरएनडी को लेकर के कितना काम किया जा रहा है। यहां पर यह कहा गया है कि 2011 में भारत के जो उद्योग थे और जो लोग थे उनके द्वारा लगभग साल भर में 8,841 पेटेंट फाइलिंग की जाती थी, जो कि 2020 में बढ़कर के 23,141 हो गया है। यानी कि भारत में धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ रहा है। ऐसे संस्थान जो अपने रिसर्च का पेटेंट चाहते हैं, उनकी जो पेटेंट फाइलिंग है उनकी संख्या भी यहां पर बढ़ रही है। हालांकि यहां पर यही बताया गया है कि जितनी भी पेटेंट फाइलिंग होती है उसमें से बहुत कम पेटेंट फाइलिंग को एक्चुअल में पेटेंट मिल पाता है। तो इस तरह की बातें यहां पर बताई गई हैं। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि जो कई पूर्वी एशियाई देश हैं जो बहुत तेजी से उन्होंने प्रगति किया है, आरएनडी में काफी आगे हैं, वहां का अगर हम अनुभव देखते हैं तो इन देशों के द्वारा अपने अपने देश में छोटे छोटे पेटेंट को बढ़ाने का काम किया गया।
जो छोटे औद्योगिक डिजाइन हैं उनको बढ़ावा देने का काम किया गया। इससे यह फायदा हुआ कि वहां की जो कंपनियां हैं उनके बीच में जो है नवाचार यानी कि R&D को लेकर के जो प्रतिद्वंदिता है वो बढ़ी, उसको प्रोत्साहन मिला, जिससे कि इन देशों में अनुसंधान और विकास का जो कार्य है उसमें तेजी आया। तो उसी तरीके से भारत सरकार को भी हमारे देश में जो छोटे पेटेंट होते हैं, जो छोटे औद्योगिक डिजाइन पेटेंट होते हैं, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हमारे देश के MSME हैं उनके बीच में भी R&D को लेकर के, डिजाइन को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है कंपटीशन बढ़े, जिससे कि हमारे देश में एक माहौल बने कि हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो क्या करें, R&D पर ज्यादा खर्च करें। तो इस तरह के सुझाव यहां पर दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल है ये, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और एडिटोरियल पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रिविजिटिंग सोशल जस्टिस अंडर द द्रविडियन मॉडल, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। तो इस एडिटोरियल में इस बात पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से तमिलनाडु में जो है सोशल जस्टिस को लेकर के काम हुआ है, उसके इतिहास को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। फिलहाल तमिलनाडु में जो है SC ST और OBC का क्या हाल है, नौकरियों में उन्हें कितना आरक्षण दिया जाता है, इसको लेकर के जो यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो द्रविड़ राजनीति है उसमें जो है लोगों के व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया है। अर्थात यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जो सामाजिक न्याय है वह द्रविड़ विकास मॉडल का अभिन्न अंग रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं उसकी शुरुआत पेरियार के द्वारा किया गया था। उन्होंने जो है इस बात पर जोर दिया, उसको प्रचारित किया। आपको ध्यान में रखना है कि पेरियार के द्वारा जाति व्यवस्था की बुराइयों को खत्म करने के लिए आंदोलन किए गए थे, लेकिन उन्होंने समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। यानी कि वैसे समुदाय जो पीछे छूट गए हैं उन्हें जो है आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर के उन्होंने काम किया था। यहाँ पर तमिलनाडु में बनाए गए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा की गई है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि के द्वारा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग तमिलनाडु में बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता NN सत्यनाथन ने की थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1970 में पेश की थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनके भीतर कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें जो है आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा मिल रहा है। यानी कि जो आरक्षण के लाभ हैं उसका जो वितरण है वह असामान्य है। सत्यनाथन आयोग ने आर्थिक मानदंडों की सिफारिश की थी, यानी कि आर्थिक आधार पर जो है क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो वहां की पॉलिटिक्स है, वोट पाने की जो पॉलिटिक्स है, उसको देखते हुए बस कुछ जातियों को जो है आरक्षण से बाहर कर दिया गया, लेकिन आर्थिक मानदंड को वहां पर नहीं माना गया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इन्हीं की रिपोर्ट पर 1979 में वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था MG रामचंद्रन, उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर क्रीमी लेयर की अवधारणा को जो है यहां पर शुरुआत किया। उस समय वैसे लोग जो 9,000 प्रतिवर्ष कमाते थे, उससे ज्यादा कमाते थे, उन्हें जो है क्रीमी लेयर में रखा गया था और उन्हें जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता था। आगे चल करके AIADMK की सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा था उसे 31% से बढ़ा करके 50% कर दिया, और ऐसा करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इस मामले में तमिलनाडु सरकार को जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग बनाने का निर्देश दिया, जिससे कि जमीनी हकीकत का आकलन हो सके। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 1982 में तमिलनाडु में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे JA अंबाशंकर, और उन्होंने उसी बात को दोहराया कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें जो है आरक्षण का जो लाभ है वह असमान तरीके से वितरित हुआ है। यानी कि कुछ ऐसी जातियां हैं,
इन पिछड़ी जातियों में जिन्हें कि सबसे ज्यादा इसका फायदा हो रहा है। यहां पर यह कहा गया रिपोर्ट में कि 11 ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ी जातियों का लगभग संख्या की दृष्टि से देखें तो मात्र 34.8% हैं। लेकिन अगर हम देखें तो लोक सेवा आयोग में इनका जो प्रतिशत है नौकरी का वह 50.7% है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इनका जो हिस्सा है वह 62.7% है। सरकारी छात्रवृत्ति में इनका जो हिस्सा है वह लगभग 53% के बराबर है। जबकि 211 जो पिछड़ी जातियां थीं जो कि संख्या के दृष्टिकोण से 65% हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो काफी कम है। तो इस तरह के असमान वितरण को लेकर के यहां पर दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग में भी चर्चा किया गया। तो इस इतिहास को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अभी जो वहां का स्थिति है उसको लेकर के भी कुछ डेटा दिया गया है। जैसे यहां पर यह बताया गया है कि तमिलनाडु में जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 का रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि तमिलनाडु में जितने भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें से 86% कॉलेज और 44% विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं और निजी क्षेत्र में वहां पर कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया गया है। और अगर देखा जाए तो निजी क्षेत्र में जो कॉलेज हैं और जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वे मात्र 11% है। यानी कि ऐसे शिक्षक जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनकी संख्या जो है मात्र 11% है। और इसी को लेकर के यहां पर यह सुझाव दिया गया है कि भले ही तमिलनाडु में सामाजिक न्याय को लेकर के कार्य किया गया है लेकिन फिलहाल जो वहां की स्थिति है वो ठीक नहीं है और इसीलिए वहां की राज्य सरकार को जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जिनकी संख्या नौकरियों में काफी कम हो चुकी है, उसे जो है बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो खाली पद हैं एससी एसटी के उसे भरने की आवश्यकता है। तो इस तरह की बातें जो है यहां पर कही गई हैं। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे क्यों है? पर्यावरण में सुधार करने के लिए भारत के द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदमों पर चर्चा करें। तो यहां पर आपको यह समझाना है कि आखिर भारत जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इतना पीछे क्यों है, इसके क्या कारण है। तो जो डेटा मैंने वहां पर आपको दिए हैं आप उनका यहां पर जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं जिन पर हमने काफी चर्चाएं की हैं, आप उन कदमों की यहां पे चर्चा करके यह बताने का प्रयास करें कि आखिर भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय उद्यमों की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर आपको यहां पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो वहां पर जो हमने चर्चा किया कि किस तरीके से हमारे देश में हम अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं, कर में छूट दे करके, वैसे कंपनियां जो R&D में खर्च करना चाहती हैं उनका वित्त पोषण करके हम जो है इस तरह की गतिविधियों को यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा आप यहां पर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का जो समाचार विश्लेषण है वो पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और